एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 2 है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, उसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के सेल्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इसके पहले मैं ये लेक्चर शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था कि आखिर सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि आखिर उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे भी टैप करके आप देख सकते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा मैं आपका ब्रश करूं कंसेप्ट, तो हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, एक बलून का, और उसमें एक छोटी बॉल डाली थी और बलून में फिर पानी भरा था। तो बलून हमारा क्या था, वो जो बलून का जो बाहर का हिस्सा था, जो उसकी कवरिंग है, वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो बॉल है वो क्या है, वो है हमारा न्यूक्लियस, और वो जो उसमें फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या है, वो है हमारा साइटोप्लाज्म। ये तीन मेन कोर स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी सेल को बनाने के लिए। ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं वो मेनली पाई जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर इन स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स, हमारे सेल मेम्ब्रेन, हमारे न्यूक्लियस, हमारा जो साइटोप्लाज्म है, इन सब के बारे में हम आज उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, आर दीज फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। क्या इनके फंक्शंस हैं, क्या ये जो इनके फंक्शंस हैं वो लाइफ को अलाइव रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे। The membrane encloses the cytoplasm एंड न्यूक्लियस। कौन सी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो साइटोप्लाज्म और जो हमारा न्यूक्लियस है उसको एनक्लोज कर रही है। क्या कहने का मतलब है, सपोज ये अगर हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या है, वो हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये जो बाहर की कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये किसको एनक्लोज कर रही है, हमारे न्यूक्लियस को और हमारे साइटोप्लाज्म को। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक थिन कवरिंग होती है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। यही मेम्ब्रेन है, यही जो आउटर मेम्ब्रेन है। सपोज बहुत सारे अगर सेल्स हैं तो ये ऐसे ही तो होंगे। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है सारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट कर रही है। ऑलराइट, तो सेल मेम्ब्रेन का पहला क्या है कि ये एनक्लोज करती है किसको, हमारे साइटोप्लाज्म और हमारे न्यूक्लियस को। दूसरी चीज, ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। ये ही वो कवरिंग है जिससे एक सेल और दूसरा सेल अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इट इज पोरस। अब बात ये है कि सेल को, जैसे हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो हमने न्यूट्रिशन लिया है वो ब्रेक हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो एनर्जी जो है रिलीज करे। यही एनर्जी हमारे सेल्स यूज करते हैं किस चीज के लिए, हमारे सेल्स यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपनी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो हमको ये जो चीजें हैं, हमारा जो रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, उसके लिए हमको बाहर से चीजें अंदर लानी पड़ेंगी, तभी रिएक्शन होगा। फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो भी सेल के बाहर जाना पड़ेगा। तो आखिर ये अगर हम सेल पूरा जो है बंद है, सेल मेम्ब्रेन पूरी बंद रहेगी, तो अंदर और बाहर आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो पाएगा। इसीलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो पोरस होते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली पोरस होते हैं, मतलब कि सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। परमिशन जो है वो सबको नहीं है अंदर बाहर जाने की। कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई भी आया और सेल के अंदर घुस गया, कोई भी ऐसा नहीं होता है। सेलेक्टिवली जो है परमिएबल होती है ये मेम्ब्रेन। कहने का क्या मतलब है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको ये जो है अंदर एक्सेप्ट करती है। जो पोरस हमारा मेम्ब्रेन है जिसमें पोर्स हैं वो सेलेक्टेड चीज़
चीज़ों को ही अंदर जाने देते हैं और जो अंदर का वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं अब अगर मान लीजिए पोर होगा तो अंदर जो मटेरियल है वो तो खुद ही बाहर आ जाएगा, इसलिए और बाहर से कुछ भी इन्फेक्टेड मटेरियल चला जाएगा, कभी कोई वायरस अंदर चला गया, इसलिए जो हमारा पोर है, जो हमारा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, सो दैट वहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ उनका ट्रांसपोर्ट हो पाए। ठीक है, तो कैसी है हमारी सेल मेम्ब्रेन? पोरस है और सेलेक्टिवली अलाउ करती है एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये जो है वो क्या है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोरस है, लेकिन वो जो पोर हैं वो हर किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, वो सेलेक्टिवली अलाउ करते हैं ऐसे मटेरियल्स की एंट्री को जो लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए ज़रूरी है। जो हमारा सेल है, ये जो साइटोप्लाज्म अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, उस फ्लूइड में जो है सारे लाइफ प्रोसेसेस उस सेल के होते हैं। उसी फ्लूइड में जो है वो अपनी ग्रोथ करता है, उसी फ्लूइड में जो है वो एक वेस्ट मटेरियल निकालता है और फिर हमारी सेल जो है वो बाहर कर देती है। तो सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो सेल के इसी सेल के अंदर होते हैं। तो जो भी चीज़ें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है इन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, उनकी एंट्री करवाता है ये सेल मेम्ब्रेन, और जो वेस्ट मटेरियल हमारा जो सेल है वो बाहर निकालना चाहता है वो भी यहीं से एग्जिट हो जाते हैं इन्हीं पोर्स के थ्रू जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे। और अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। आखिर साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसी को हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या क्या कंटेन कर रहा है? वो जो मैट्रिक्स है वो जेली जैसा होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जेली लाइक मैट्रिक्स ये होता है साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो पूरी जगह में ये जो फैला हुआ है साइटोप्लाज्म, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? वो हमारे सेल के जैसे कंपोनेंट्स हो गए, उसके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल सॉल्ट्स, ये सारे वहीं पर उसी जेली लाइक मैट्रिक्स में, उसी जेली लाइक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो कि उस सेल की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सेल को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो प्रोसेसेस मोस्टली कहाँ पर होते हैं? मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो समझ गए साइटोप्लाज्म जेली लाइक मैट्रिक्स के बारे में। अब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, हमने क्या किया, कहाँ से शुरू किया? सेल मेम्ब्रेन से। अब साइटोप्लाज्म के बारे में देख लिया, अब आते हैं न्यूक्लियस पे। ये जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल सेंटर है। ये जो न्यूक्लियस है ये ही जो है हेड है। जैसे किसी कंट्री का जो कैपिटल होता है वो हमारा क्या है? वो न्यूक्लियस है। यही जो है हेड है, यही रेगुलेट करता है। जब भी हम जेनेटिक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में आपने अगर डीएनए वगैरह के बारे में सुना होगा, तो ये सारी जब बातें आएंगी तो किसकी बात आएगी? ये सारी बातें आएंगी डीएनए की, क्रोमोसोम्स की। तो हम याद करेंगे कि ये सब चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को जो सेल में होती हैं। जो भी काम सेल में हो रहा है उसका रेगुलेशन कौन कर रहा है? कैसे चीज़ कौन होगी ये कौन बता रहा है? ये कौन रेगुलेट कर रहा है? ये हेड बता रहा है। और वो हेड कौन है? हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। यही न्यूक्लियस जो है वो ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म हो रही हैं मोस्टली कहाँ? साइटोप्लाज्म में। लेकिन रेगुलेट कौन कर रहा है उनको? रेगुलेट करता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही जो है वो ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में कि ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसको हम क्या बोलेंगे? अब अगर सेल के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी तो वो सेल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। ऑलराइट, अब
द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। अब ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ किस केस में आएगी, ये सिर्फ आएगी प्लांट के केस में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल किस केस में आएगी, सेल वॉल आएगी प्लांट सेल के केस में। और सेल वॉल के प्रेजेंट होने की वजह से जो प्लांट्स होती हैं उनको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। उनके सारे जो सेल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक सेल वॉल से। तो सबसे पहले सेल वॉल आएगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आएगी, फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आएगा, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है प्लांट्स की। Alright, that is why all cells are arranged compactly with each other and look firm in structure। और इसीलिए जब हमने देखा था तो सारे सेल्स जो थे वो कैसे अरेंज थे, हमने जब अपना वो देखी थी, पिक्चर देखी थी, तो उसमें जो अनियन पील के सेल्स थे वो बिल्कुल ऐसे ब्रिक जैसे बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थे, ठीक है, ताकि जो है सेल को क्या मिले, ताकि प्लांट सेल को क्या मिले, बिल्कुल रिजिडिटी मिले, उसको स्ट्रेंथ मिले। तो इस सेल वॉल की प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है प्लांट को, और साथ ही साथ हमारी जो रिजिडिटी है वो भी मिलती है प्लांट को। और इनके कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से ही जो है सारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फर्म दिखता है, बिल्कुल जो है स्टेबल दिखता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो अगर प्लांट में बात करेंगे तो क्या आएगा, एक और जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा, वो आएगा सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन एनिमल सेल। तो जब भी आप एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर आप लिखेंगे तो वहां पे कभी भी सेल वॉल का जिक्र नहीं करना है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, अ स्टेप फर्दर, आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लांट सेल में और क्या क्या होते हैं। तो सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, ये एनिमल सेल है। आप देखिए, नोटिस करिए, इसमें बाहर एक सिंगल लेयर बनी है जो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन ये जो प्लांट सेल है इसमें बाहर एक ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है। ये जो बाहर वाली लेयर है ये सेल वॉल है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें तो ये बहुत डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो रॉड जैसे पतले पतले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इन्हीं को, जैसे आप क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं, क्लोरोफिल क्या होती है, क्लोरोफिल वो होती है पिगमेंट जिसकी वजह से ग्रीन कलर का दिखता है हमारा लीफ वगैरह। जहां पर भी क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होती है वो पार्ट जो है ग्रीन कलर का दिखता है। दूसरी चीज, क्यों ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, यही पिगमेंट है क्लोरोफिल। दूसरी चीज, यहाँ पर ही जो ट्रैप होती है सनलाइट और फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। तो फूड बनाने की जो प्रोसेस है वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो वो क्लोरोफिल जो है वो कैसा है, हमारा जो प्लास्टिड्स हैं वो उनका एक वैरायटी है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स और भी तरीके के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मेंशन है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब होते हैं। लेकिन हमको किस बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और यही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, यही क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। तो इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लांट्स को ग्रीन कलर का दिखाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। तो इन्हीं प्लास्टिड्स में, प्लास्टिड्स क्या हैं, टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड का जिक्र नहीं करेंगे, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स का एक वैरायटी है जो कि है क्लोरोप्लास्ट, और वही क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है,
क्लोरोफिल कंटेन करता है, और यही क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर का दिखता है हमारा जो भी पार्ट। लीफ होते हैं मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, तो वहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंट होती है। कभी कभी जो है कोई अभी नई बॉर्न वाली जो हमारी ब्रांचेस हैं या फिर स्टेम है वो भी ग्रीन होती है, वो भी इसी क्लोरोफिल की वजह से होती है। और फोटोसिंथेसिस में भी ये क्लोरोफिल हेल्प करता है। ठीक है, तो एक और स्ट्रक्चर आ गई क्या प्लांट में, प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स में भी क्या, क्लोरोप्लास्ट इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। आप अगर नॉन ग्रीन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। जो चीज़ें बनाई हैं, जो हमारा फोटोसिंथेसिस में फूड बना है, उसको स्टोर करने की भी ज़रूरत होती है। कभी जैसे अभी क्या है, ऑटम सीजन आने वाला है, मतलब कि ये जो ऑटम सीजन चल रहा है, जो आपका गर्मियों के बाद और सर्दियों से पहले का जो मौसम होता है, जिसमें सारे पत्ते गिर जाते हैं, अब ग्रीन पार्ट तो बचा ही नहीं, तो क्या खाना नहीं बनेगा प्लांट्स में, तो क्या प्लांट्स मर जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं ऐसे टाइम के लिए। तो ऐसे टाइम में स्टोरेज कहाँ पर हो रही है, नॉन ग्रीन पार्ट्स में हो रही है। और यही नॉन ग्रीन जो पार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस में। ठीक है, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि फूड जो है प्रिपेयर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट्स में, लेकिन वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। Plant cells also have a large empty looking space called vacuole। आप अगर देखेंगे इधर तो आप देखिए ये बीच में ये जो येलो कलर का लार्ज वैक्यूल है ये प्रेजेंट है। अब ये जो वैक्यूल है ये एनिमल सेल्स में भी कभी कभार पाया जाता है, लेकिन उनमें बहुत छोटा होता है। ये प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है किस में, प्लांट सेल में ही। तो प्लांट सेल की बात आएगी तो सेल वॉल की बात आएगी, तो प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट की बात आएगी, और बात आएगी वैक्यूल की। ये किस चीज में हेल्प करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये प्लांट सेल को जो है स्टोर करने में, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ठीक है, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। और ये बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो शेप है सेल का वो मेंटेन रहता है। तो सेल का शेप मेंटेन करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर काम आता है, सेल का शेप मेंटेन करने के लिए वैक्यूल जो है वो काम आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। वैक्यूल किस काम में आ रहा है, स्टोर कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ वेस्ट मटेरियल को निकाल रहा है, लेकिन मेनली सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको ये मेंटेन करता है। आगे बात समझ में। आइए, दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। अब अगर सेल का शेप जो है वो अच्छा मेंटेन्ड है, वो श्रिंक नहीं हो रही है, अगर सेल वो बिल्कुल अच्छी बनी हुई है, उसका शेप अच्छा है, और उसके बगल में दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पूरा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, अच्छे से पूरा फर्म अरेंजमेंट है, तो क्या होगा, उससे प्लांट को जो है स्ट्रेंथ मिलेगी। तो वैक्यूल जो है वो सपोर्ट करता है उसकी, हमारी जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, और उससे जो है स्ट्रेंथ मिलती है किसको, हमारे प्लांट को। अब इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और नॉट प्रेजेंट। वैक्यूल्स यूजुअली नहीं प्रेजेंट होते हैं या फिर बहुत ही छोटे होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब भी सेल वॉल की बात आएगी, प्लास्टिड्स में, और प्लास्टिड्स की कौन सी वैरायटी हमारे लिए, क्लोरोप्लास्ट, इनकी बात आएगी, और वैक्यूल्स की बात आएगी तो हम किसको याद करेंगे, हम प्लांट सेल को याद करेंगे। ठीक है, These small vacuoles store certain substances dissolved in water। ये small vacuoles जो हैं वो कुछ substances जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं उसको वाटर में डिजॉल्व करके अपने पास जो है स्टोर करके रखे रहते हैं। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात करेंगे तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिससे ग्लूकोज ब्रेक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो वो एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उस एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, ये एनर्जी जो है
एनर्जी जो जहाँ से निकल रही है, जो एनर्जी का वो जो एटीपी एडिनोसिन ट्रायोस फॉस्फेट के फॉर्म में, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन वो जो सोर्स है एनर्जी का सेल के अंदर, वो कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स है सेल के अंदर, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोनों में ही प्रेजेंट होता है क्योंकि किसी भी सेल को जो है ज़रूरत तो होती ही है एनर्जी की। तो ये जो सोर्स है एनर्जी का वो कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। इसलिए सेल जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस उसके अंदर एक लिक्विड भरा बैग है, वो बस एक लिक्विड भरा हुआ बैग नहीं है। जो सेल है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ आके एक सेल को जो है बनाते हैं। ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। तो सारी ही जो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं? वो एक साथ आकर जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करती हैं, और उसके चक्कर में जो है वो एंटायर जो ऑर्गेनिज्म है, पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है उसको अलाइव रखती हैं, उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन रखती हैं। तो सेल जो है वो बिल्कुल एक ऐसा नहीं है कि बस एक साइटोप्लाज्म भरा हुआ बैग है, नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक सेल को बनाते हैं और फिर वो अपनी फंक्शनिंग करती है। सारे सेल्स अपनी फंक्शनिंग ऐसे करते करते पूरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन रखते हैं और ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक बार कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आखिर क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट सेल की जब बात करेंगे तो सेल वॉल आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी, फिर साइटोप्लाज्म आएगा, फिर न्यूक्लियस आएगा, साथ ही साथ हम उसमें प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स का जो पार्ट है कौन सा, प्लास्टिड्स का एक जो फॉर्म है वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट मिलेंगे। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। उसमें जो है आपको न्यूक्लियस मिलेगा, उसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमको दोनों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लांट सेल में हम बात करेंगे सेल वॉल की, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स की, वो हमको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। We now have understood the basic structure of cell, and we now also understand that plant and animal cell differ in shape and structure। अभी तक हमने क्या समझ लिया कि जो हमारे प्लांट्स हैं और जो एनिमल हैं ये दोनों सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर में अलग अलग हैं, क्योंकि जब हमने देखा था तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो ए और बी स्ट्रक्चर है ये ओवल शेप का है, वो आप देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप का है, क्योंकि अरेंजमेंट जो बहुत फर्म होता है हमारे प्लांट सेल में, इसलिए ये मोस्टली ऐसे होते हैं। बाकी इनका जो फंक्शनिंग है वो भी अलग अलग होता है, जहाँ जैसा सेल प्रेजेंट है। जैसे आपकी अगर एनिमल सेल की बात करें तो बॉडी में जिस पार्ट में वो सेल प्रेजेंट है उस पार्ट के हिसाब से जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, उस पार्ट के हिसाब से फिर वो फंक्शनिंग भी करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। डू डिफरेंट एनिमल सेल ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। तो क्या अलग अलग तरीके के एनिमल सेल्स भी जो हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में वेरी करते हैं? आइए देखते हैं। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो वेरिएशन हम देखेंगे किसकी? एनिमल सेल के शेप और स्ट्रक्चर में। The muscle cell and the nerve cell in humans are shown in figure। तो मसल और नर्व सेल आप कहाँ पर देखेंगे? आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये है मसल शेप, ये है मसल सेल और ये है हमारा नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल और मसल सेल की फिगर आप देखिए, ये कैसा है? ये स्पिंडल शेप है, ये यहाँ पर मल्टीपल हैं। अगर हम एक बनाएं तो कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे मसल सेल। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखते
देखते हैं तो ये स्पिंडल शेप्ड है, ये मसल सेल है, और ये जो ब्रांचेस वाली सेल आपको दिख रही है ये क्या है, ये नर्व सेल है। तो स्ट्रक्चर तो हमको देखने में ही दिख रहा है कि ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यू सी इन देम, आप इनमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस देख पा रहे हैं। तो डिफरेंस तो हमको स्ट्रक्चर में दिख ही रहा है, बाकी सिमिलैरिटीज की बात करें तो ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, दोनों ही एक सिंगल सेल है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी जो है वो आपको दिख रहा है। फंक्शनिंग की डिफरेंस जो फंक्शनिंग का जो इनका डिफरेंस है, आइए वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। A muscle cell is shaped like spindle while a nerve cell is very long and has branches। आप देखेंगे तो जो हमारी मसल सेल है वो किस शेप की है, वो स्पिंडल शेप की है, ऐसे बीच में थिक और साइड साइड में कैसे लॉन्ग और थिन। तो इसको कौन सा शेप कहते हैं, इसको स्पिंडल कहते हैं। और ये जो स्पिंडल शेप की जो सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मसल सेल होती है, मसल सेल इस शेप की होती है। बाकी क्यों अभी का ऐसा शेप है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और आप नर्व सेल को देखें तो आप देखेंगे ये लंबी है और इसमें बहुत सारे आपको ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं। इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसी है, इसका जो शेप है वो ऐसा क्यों है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। सिमिलरली जो अदर सेल्स होते हैं कुछ राउंड इन शेप होते हैं, वाइल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन। तो आप देखेंगे राउंड, आप चलिए WBC वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट होते हैं वो राउंड होते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको सेल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कुछ लॉन्ग एंड थिन होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जितना बड़ा जितना छोटा जिसका स्ट्रक्चर है, जितना कॉम्प्लेक्स किसी का स्ट्रक्चर है, किसी ऑर्गेनिज्म का सिंपल स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से नंबर ऑफ सेल्स और वैरायटी ऑफ सेल्स दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। Why do cells look so different from each other? Does shape and structure of a cell relate to its function? जो cells हैं आखिर वो एक दूसरे से इतना वेरी क्यों करते हैं? क्या जो उनका shape है, जो उनका structure है, वो इसके function से किसी तरह related है? आइए देखते हैं। The unique shape, size and structure of cell help them carry out specific functions। जो यूनिक इनका जो अलग अलग शेप है, सारी सेल्स का जो अपना एक यूनिक स्पेसिफिक शेप है, जो उनका फंक्शनिंग है उसके हिसाब से ये शेप्स होते हैं। तो जो शेप साइज स्ट्रक्चर है सारे सेल्स का वो उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से जो है वो डिफर करता है। बट हाउ डू दी सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी, लेट अस फाइंड आउट। लेकिन ये जो सेल्स हैं आखिर ये बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को करने में कैसे हेल्प करते हैं, आइए पता लगाते हैं। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। जब हमने एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था तो कौन सी सेल ली थी, हमने इनर चीक सेल ली थी। किससे, एकदम स्क्रैप करके निकाली थी एक टूथपिक से। तो जब आप देखेंगे तो वो कैसे थे, वो फ्लैट पॉलीगोनल जो थे वैसे थे। अब फ्लैट और पॉलीगोनल होने की वजह से ये जो हमारे चीक के अंदर की लेयर होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन के होते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बनाते हैं। तो आप थिन एंड फ्लैट होने की वजह से वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाते हैं, कहाँ पर, इनर सरफेस ऑफ द चीक। तो उनका थिन और फ्लैट स्ट्रक्चर होने की वजह से वो बिल्कुल जो है एक पतली लाइनिंग बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाते हैं, सो दैट जो हमारा इनर चीक है वो क्या रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। इसलिए एक फंक्शनिंग आपने देख ली कि प्रोटेक्शन के लिए ये इनका स्ट्रक्चर कैसा था, थिन और फ्लैट था हमारे चीक सेल्स का। ऑलराइट, अब नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स का दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन्स है। अब हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, उनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं। तो नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इनका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर
चोट लग गई, या फिर चोट लगना छोड़िए, मैंने क्या किया, बस ये पेन लिया और यहाँ पर रखा, तो मुझे अगर फील हो रहा है कि यहाँ पे मुझे टच कर रहा है ये पेन, तो ये क्यों फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ से न्यूरॉन्स ने जो है वो एक न्यूरॉन ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को वो मैसेज ट्रांसफर किया, वो ब्रेन के पास गया, फिर ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और फिर वहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स तुरंत मैसेज लेकर आए कि यहाँ पर टच हो रहा है, इसलिए ये चीज़ मुझे फील हुई। जैसे कभी आपको जो है जल जाता है तो आपका हाथ जो है खुद ब खुद वहाँ से हट जाता है, कभी आपकी उंगली जली या फिर कभी माचिस आप जला रहे हैं उससे उंगली जल गई तो बिल्कुल हाथ खुद ही वो माचिस छोड़ देता है। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि तुरंत बहुत ही तेज़ी से बिल्कुल मिली सेकेंड में आपके न्यूरॉन ने क्या किया, वो मैसेज लेकर गया, दिमाग ने बोला अरे इससे बॉडी को खतरा है, और तुरंत वो मैसेज आया और आपने क्या किया, उस जलती हुई माचिस की मैच स्टिक जो थी उसको आपने छोड़ दिया। तो ये न्यूरॉन जो था उसका स्ट्रक्चर अच्छा आप अगर रिकॉल करें तो कैसा था, उसका स्ट्रक्चर जो था देखिए ब्रांचेस से भरा हुआ है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहे ताकि ये जो न्यूरॉन, अब न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, मैं लॉन्गेस्ट कह रही हूँ, एक मतलब अगर एक सेल की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई सेल है एक, वो है न्यूरॉन। तो ये ऐसा ब्रांचेस वाला इसलिए है ताकि ये अपने आसपास वाले सेल्स के साथ अच्छे से कनेक्शन में रहे, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये जो नर्व सेल है इसकी ब्रांचेस क्या करती हैं, आसपास के जो और भी नर्व सेल्स हैं उनके साथ अच्छे से कनेक्शन में रहती हैं ताकि फटाफट मैसेज पहुंचाए ब्रेन के पास और ब्रेन से मैसेज यहाँ पर आए। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो जो एलोंगेटेड शेप है और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो है स्प्रेड रहते हैं, वहाँ स्प्रेड होने में हेल्प करते हैं और मैसेजेस पहुँचाने में क्विकली, ताकि अच्छा कनेक्शन रहेगा। अगर एक ब्रांच का दूसरा जो न्यूरॉन है उसकी ब्रांच से अच्छा कनेक्शन रहेगा तो फटाफट जो है मैसेज क्या होगा, उसका ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो न्यूरॉन्स का क्या काम है, न्यूरॉन्स का काम होता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना, और ये मैसेज इनकी ब्रांचेस वगैरह जो हैं आपस में अच्छे से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए ये मैसेज जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है और हमारी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अब समझ गए कि नर्व सेल्स की फंक्शनिंग क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा क्यों है। ठीक है। अब सिमिलरली अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट्स में भी सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक, आप अगर देखेंगे तो इसमें भी क्या होते हैं, कभी ट्यूब लाइक कभी इलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलेंगी, कभी आपको रेक्टेंगुलर ओवल शेप की सेल्स देखने को मिलेंगी प्लांट्स में। लेकिन आप अगर एग्जाम्पल देखें तो रेक्टेंगुलर में ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, किस में, अनियन पील में। अगर आपको याद हो तो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है और जाइलम करता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये भी सेल्स से ही तो बने होंगे, और ये सेल कैसे होंगे, अगर ट्यूब जैसे बनाने हैं तो इलोंगेटेड, लंबे सिलिंड्रिकल सेल्स होने चाहिए। तो इलोंगेटेड जो सेल्स हैं वो उन्हीं के थ्रू जो है वो ट्यूब वगैरह बनती हैं, किस में, हमारी प्लांट्स में। तो जैसी फंक्शनिंग उस हिसाब से शेप, साइज और स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल्स का। ठीक है। तो some plants form long tubes that help carry water throughout the plant। यहाँ पर वही जाइलम की बात हो रही है कि जाइलम के जो सेल्स होते हैं, जो जाइलम की ट्यूब बनाने वाले सेल्स हैं वो कैसे हैं, लॉन्ग शेप्ड हैं, वो तो इलोंगेटेड रहेंगे तभी तो वो अच्छे से एक जो है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना पाएंगे, और उन्हीं के थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम ह्यूमंस में ही बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शनिंग हो रही है, उसी हिसाब से जो है वहाँ पर अलग अलग तरीके के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन फूड पाइप, दीज कॉन्ट्रैक्ट
and relax in a wave like manner, pushing the food down into the stomach. अब एक ग्रुप ऑफ मसल सेल कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप, मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। तो वो मसल सेल्स जो हैं वो हमारे जो एलिमेंट्री कनाल था जिसमें पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, वो अलग अलग जगह जो है हमारी फूड पाइप में, फूड पाइप क्या है, हमारा जो ईसोफेगस है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे तो स्टमक में भी मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और भी तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मसल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन मसल सेल्स का क्या काम है? आप इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, स्पिंडल शेप है। तो ये आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। तो फूड पाइप का क्या काम होता है? आपने खाना खाया और उसको क्या करा, उसको माउथ में उसकी च्यूइंग हुई और च्यूइंग होने के बाद वो ईसोफेगस के थ्रू जो है नीचे जाता है स्टमक में। तो फूड पाइप के थ्रू जब वो जा रहा है तो वो कैसे आगे बढ़ता है? वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मूवमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मोशन। तो पेरिस्टाल्टिक मोशन होने के लिए क्या हो रहा है? वहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो हेल्प कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से वेव लाइक मोशन, वेव लाइक मैनर में मोशन हो रहा है, मतलब कि पेरिस्टाल्टिक जो मोशन है वो हो रहा है। और इसी की वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो फूड जो है वो आगे बढ़ रहा है, फूड जो है वो आगे बढ़ रहा है और स्टमक तक पहुंच रहा है। तो आपको समझ आ गया कि फूड पाइप में जो है मसल सेल्स जो प्रेजेंट हैं और उनका स्पिंडल शेप का होना किस तरीके से हेल्प करता है? वो फूड को आगे बढ़ाने में, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। This movement is possible because muscle cells are thin, flexible and spindle shaped। क्योंकि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर वो बहुत रिजिड हैं तो मसल क्या होगी? मसल सेल जो है वो कोलैप्स हो जाएगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो थिन, फ्लेक्सिबल और स्पिंडल शेप होने की वजह से ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है और इसी वजह से जो है हमारा फूड पाइप में आगे बढ़ता है, ठीक है। अब वो फूड कहाँ पहुंचा? स्टमक में, ठीक है। फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। और वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में और वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मसल सेल जो हैं स्टमक में वो किस में हेल्प करते हैं? चर्न करने में फूड को, मतलब कि वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट हैं, जो हमारी डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होती हैं स्टमक में, उससे जो फूड हमारा माउथ से आया है उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो, उसके लिए जो हमारा स्टमक है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो उस मूवमेंट को कराने में कौन सी सेल हेल्प कर रही है? मसल सेल हेल्प कर रही है। तो चर्निंग ऑफ फूड में स्टमक में कौन सी सेल हेल्प कर रही है? मसल सेल हेल्प कर रही है। बाकी और भी जो फंक्शंस होते हैं वो बाकी दूसरे सेल्स करते हैं, ठीक है। जैसे HCl वगैरह का रिलीज होना, ये सारे अलग सेल्स करते हैं। लेकिन अगर चर्निंग ऑफ फूड की बात हो तो हमारे मसल सेल्स करते हैं कहाँ पर? स्टमक में। और अब तो आपको पता चल ही गया है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ईजी होता है क्योंकि वो थिन, फ्लेक्सिबल और स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। Other cells in the inner lining of the stomach produce digestive juices and acid that help break down of the food। बाकी जो cells होती हैं जो हमारी stomach की inner lining में present होती हैं वो क्या करती हैं? वो digestive juices produce करने में, acid को produce करने में help करती हैं और ये सब produce होके क्या होता है? हमारे food को जो है break down करता है, complex form से simple form में लाने में help करता है, digestion की process में help होती है, ठीक है। All these cells work together to make digestion
पॉसिबल। और ये सारे जो सेल्स हैं, सेल्स अलग अलग तरीके के हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे एक साथ मिलके क्या पॉसिबल बना पा रहे हैं, जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है उसको ये सारे सेल्स मिलके पॉसिबल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कैसे जो हमारे सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो, और साथ ही साथ वो जहाँ पर प्रेजेंट है वो, ये दोनों चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं उस जगह की फंक्शनिंग को मेंटेन करने में। ठीक है, तो सेल का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन की वजह से है। उनका जो जिस शेप के हैं, जिस स्ट्रक्चर है उनका, वो क्यों है, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग उस हिसाब की है और वो हेल्प करते हैं ऑर्गन को अपना टास्क परफॉर्म करने में। जैसे लॉन्ग ब्रांच्ड अगर है तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल। जैसे कि मैंने क्या बताया, यहाँ पे लॉन्ग ब्रांच्ड किसकी बात हो रही है, बात हो रही है न्यूरॉन्स की, नर्व सेल्स की। तो वो लॉन्ग ब्रांच्ड हैं, इसलिए वो सिग्नल्स को जो है इजीली ट्रांसमिट कर पाते हैं। और ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब वो ही अपना मैसेज ट्रांसमिट करने का सिस्टम। इसको जो है, ये जो हमारे सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल करवा पाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आई होप अब जो है आपको समझ आ गया होगा कि सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसकी फंक्शनिंग कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, कैसे चीज़ें जो हैं एक साथ आके पूरे सिस्टम को चला रही हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारे अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।